नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार मैथमेट पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड पीयू चपरासी स्पेशल गणित का प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं, यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं गणित का। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि बिहार सिविल कोड से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि हम बिहार सिविल कोड स्पेशल हम अभी क्लास चला रहे हैं और वैसे प्रश्नों को खासकर दोस्तों इस वीडियो में हम अपने इस चैनल के माध्यम से बिहार सिविल कोड या कलर की तैयारी कर रहे हो या प्यून की तैयारी कर रहे हैं या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से बिहार सिविल कोड के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए दोस्तों करते इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। पहला प्रश्न है दोस्तों, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,250 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या मिश्रधन निकालना हो या मूलधन निकालना हो बहुत जल्दी दोस्तों आप निकाल लेंगे। कैसे? आप इसे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों। यहां आपको सीधा आपको प्रतिशत से मतलब रखना है, ठीक है। स्टार्ट करना है आपको प्रतिशत से, जो भी आपका परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा वहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो 8% का मतलब क्या होता है दोस्तों? तब 8/100 होता है। ये तो बात आप जानते हैं। अब इसको दोस्तों छोटा कर लेंगे, 2 चौका 8, 25 चौका 100, इस प्रकार ये आ गया 2/25 आ गया। क्लियर है दोस्तों? हमेशा ब्याज बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर या साधारण ब्याज पर जब पैसा लेंगे तो ब्याज बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इसलिए दोस्तों हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2 में 25 ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 27/25। यहां तक पहले तो क्लियर कर लीजिए और आपका क्लियर हो गया होगा यहां, ठीक है। अब दोस्तों कितने वर्ष के लिए बात हो रही है? 2 वर्ष के लिए। तो दोस्तों इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 529 हो जाएगा। कितना? सॉरी 729 हो जाएगा, ठीक है। 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625। 27 का हमने स्क्वायर किया तो 729 और 25 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 गुने 25 तो ये हो जाएगा 625। दोस्तों एक बात यहां समझिएगा ध्यान से, यह समझ लेंगे तो आपको मिश्रधन निकालने में या मूलधन निकालने में या चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, नीचे वाला जो होता है यह प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, और ऊपर वाला जो होगा दोस्तों यह अमाउंट होता है, यह मिश्रधन होता है। थोड़ा टाइम दीजिए दोस्तों। अब यह नहीं समझिए कि सर इतना टाइम लग रहा है, जी नहीं, टाइम आपका बिल्कुल ही नहीं लगने वाला है। मात्र 5 सेकेंड में दोस्तों आप चक्रवृद्धि ब्याज हो या मिश्रधन हो या मूलधन हो मात्र 5 सेकेंड में आप निकाल लेंगे। आप पहले समझिएगा इसको ध्यान से। ऊपर वाला अमाउंट होता है, नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है, और दोनों का डिफरेंस जो होता है वह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपका। क्या करते हैं ये तो समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए 729 आपका अमाउंट हुआ और नीचे वाला प्रिंसिपल आपका 625 है। दोस्तों आपके प्रश्न में जो दिया हुआ है मूलधन जो दिया हुआ है ये है आपका 6,250। तो यहां दोस्तों देखिए कि मूलधन कितना आ रहा है? 625 आ रहा है, लेकिन प्रश्न में मूलधन कितना है? 6,250 मूलधन। अब दोस्तों आप सोचिए कि हम 625 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि प्रश्न वाला मूलधन आ जाएगा?
तो 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6250 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर मूलधन हो गया क्लियर, प्रश्न के अनुसार मूलधन 6250 हो गया। ऊपर 729 में अगर हम 10 से गुना कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 7290। तो ये आपका मिश्रधन निकल जाता। अगर मिश्रधन पूछता तो क्या करते, नीचे 10 से गुना किए तो ऊपर अगर 10 से गुना कर देंगे, 729 में 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7290, जो आपका मिश्रधन हो जाता। लेकिन यहां आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 729 और 625 में कितना का डिफरेंस है, इसे आप देख लीजिए। तो अंतर कर लीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 में से 2 गया ये हो गया 0, 7 में से 6 गया ये हो जाएगा 1, इस प्रकार आ गया 104। तो दोस्तों यहां हम 10 से गुना करके प्रश्न वाला मूलधन निकाले हैं 6250, 10 से गुना किए तो यहां भी हम 10 से गुना कर लेंगे। तो 104 में 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना, 1040, और यही 1040 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो क्या आप ही बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मिश्रधन निकालना, मूलधन निकालना क्या बहुत इजी नहीं है? कैसे इजी है, देखिए दोस्तों 8% का हम डायरेक्ट होल वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे दोस्तों कि 8% का हम होल वैल्यू निकाल लेंगे। अब कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे होल वैल्यू, तो दोस्तों 8% का डायरेक्ट होल वैल्यू हम निकालेंगे 27/25 होता है। ये तो सारा मन में काम कर, इतना काम हम मन में ही कर लेंगे, ठीक है। 8% का होल वैल्यू होता है 27/25। कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष का, तो उसका स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर कर दीजिए। 27 का स्क्वायर किए तो 729, 25 का स्क्वायर किए 625, दोनों का डिफरेंस 104 है। प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है कितना, 6250, लेकिन यहाँ 625 है, तो 10 से गुना कर दिए तो 6250 आ गया। तो यहां जो दोस्तों डिफरेंस करके जो 104 है उसमें भी 10 से गुना कर देंगे तो ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया, जो कि है कितना, 1040। इस प्रकार दोस्तों मिश्रधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, बहुत जल्दी 5 से 6 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। दोस्तों हमने आपको समझाने में इतना टाइम बर्बाद किया, इसलिए बर्बाद किया दोस्तों क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2 प्रश्न फिक्स है दोस्तों, पूछे ही पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कांसेप्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। देखते हैं अब अगले प्रश्न। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक परीक्षा में किसी कक्षा में पास करने वाले छात्रों का औसत अंक 69 है तथा फेल करने वाले छात्रों का औसत अंक 61 है। यदि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों का औसत अंक 66 है तो पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो देखता है कि इतना सारा लंबा चौड़ा वर्ड प्रॉब्लम प्रश्न है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे, आप खुद देखिए। देखिए दोस्तों समझिएगा ध्यान से दोस्तों, यूनिक कॉन्सेप्ट से हम आपको बता रहे हैं। ये पास और यहां यह फेल, ठीक है, यानी ये पास वाला है और फेल वाला। तो पास वाला जो औसत अंक कितना है, 69 है, ठीक है, और फेल होने वाला औसत अंक कितना है, 61 है। यहां तक क्लियर है। और दोस्तों परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों का टोटल कितना छात्र, जो भी छात्र शामिल हुआ था एग्जाम में, उसका औसत अंक का 66 दिया हुआ है, ठीक है, ये टोटल का। ये पास होने का औसत कितना है, 69, अब फेल होने का औसत कितना है, 61, और टोटल जो भी विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल हुआ था उसका औसत अंक है 66। यहां तक क्लियर है। चलिए अब दोस्तों इस प्रकार इसे हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा।
66 और 61 में कितना का डिफरेंस है भाई? 5 का, 5 लिख दिए। 69 में और 66 में कितना का डिफरेंस है भाई? 3 का। बस दोस्तों हो गया आपका लगभग 80% आपका काम सॉल्यूशन हो गया। क्या कह रहा है दोस्तों? पास होने वाले, प्रश्न में कह रहा है कि पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो पास वाला कौन हो गया? 5, तो इसे आप ऊपर लिख दीजिए। अब टोटल कितना हो जाएगा? तो 5 और 3 8। बस इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। अब दोस्तों यह हो जाएगा 2 चौका 8, यह हो जाएगा 25 चौका 100। 25 में 5 से गुना करिए, 125 बटा 2। 125 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 62.5% छात्रों का ये मतलब पास करने वाले छात्रों का ये प्रतिशत कितना है? 62.5%, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह कंसेप्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल और केवल इस कंसेप्ट का यूज करना है और सेकेंडों में, चुटकियों में बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को आप सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों हम लोग केवल वैसे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए एकदम फिक्स है, चाहे सिविल कोर्ट पीओ का एग्जाम हो या कोर्ट रीडर का एग्जाम हो या स्टेनोग्राफर का एग्जाम। दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न फिक्स है, पूछे ही पूछे जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 5 है तो aq प्लस 1/aq का वैल्यू क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यहां दिया हुआ है दोस्तों कि a प्लस 1/a इक्वल टू 5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि aq प्लस 1/aq का वैल्यू क्या होगा? तो पहले हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, जादुई कंसेप्ट, कि ऐसे प्रश्न को चुटकियों में प्रश्न को देखिए आंसर होंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर सिंपल में वैल्यू दी a प्लस 1/a इक्वल टू 5 दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि aq प्लस 1/aq का वैल्यू क्या होगा, करना क्या है कि 5 जो वैल्यू दिया हुआ है इसका आपको q कर लेना है, माइनस का साइन देना और यही q जो पावर 3 है इसको 3 लिखिए और यहां जो वैल्यू है 5 इसको 3 में 5 से गुना कर दीजिए। 5 का q करेंगे 125, 3 में 5 से गुना करेंगे 15, 125 में से 15 को माइनस कर लीजिए, 0 2 में से गया 1, 110 आपका हो गया आंसर। अब दोस्तों खुद आप ही बताइए कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या पेन की भी जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट 5 का क्यू कर लेंगे, 3 गुने 5 15, माइनस कर 125 में से 15 को माइनस कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आए, सिंपल में वैल्यू दिया हुआ रहे तो क्यू में पूछे तो बस जो वैल्यू दिया है उसका क्यू कर लीजिए और जो वैल्यू है उसमें 3 से गुना करके माइनस कर लीजिए, बस आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों इसका हम कुछ बेसिक हम बात बताते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे यह कंसेप्ट आता है। आइए अब हम आपको बेसिक से भी बता देते हैं। दोस्तों दोनों तरफ, इधर और उधर दोनों तरफ हम क्यू कर लेते हैं, तो a प्लस 1/a का होल क्यू कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या है 5 का हम क्यू कर लेते हैं। तो a प्लस b का होल क्यू क्या होता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा aq प्लस bq प्लस 3ab, तो a की जगह पर a है, b की जगह पर 1/a है, इनटू a प्लस b, तो a प्लस b इस प्रकार हो गया और 5 का क्यू करेंगे तो यह हो जाएगा 125। यहां तक दोस्तों क्लियर है। अब देखिए a से a कट गया कि नहीं कट गया, तो aq प्लस 1/aq प्लस क्या होगा, ये हो गया 3 और a प्लस 1/a का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो गुना हो गया 125। यही दोस्तों 3 गुने 5 15 हो गया और यही 3 गुने 5 जब इधर आएगा तो ये 15 माइनस हो जाएगा। ये 3 गुने 5 जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे 15 तो प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार दोस्तों aq प्लस 1/aq का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 125 माइनस 15 110। 5 में से 5 का 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 सॉरी 1 का 1, 110 आपका सही आंसर। तो ये है बेसिक, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि 3 जो भी वैल्यू दिया है उसका होल क्यू कर लेते हैं
और 3 गुने 5, वैल्यू 5 है तो 3 से गुना कर लेंगे, अगर वैल्यू 2 रहेगा तो 3 गुने 2। इस प्रकार हम करके बहुत ही जल्दी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। समझिएगा ध्यान से, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों समचतुर्भुज का अगर विकर्ण दिया हुआ हो और क्षेत्रफल पूछे तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 और दोनों विकर्ण को हम गुना में लिख देंगे। 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। इस प्रकार एरिया हम निकाल लेंगे समचतुर्भुज का। अब दोस्तों देखिए 1/2 पहला विकर्ण कितना है 16, दूसरा विकर्ण कितना है 12। बस कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 8 से गुना करेंगे, 16 कट जाएगा, 16 में 2 से करेंगे तो 8 बार में कट गया, 8 गुने 12 ये हो जाएगा 96 और यही 96 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है डायरेक्ट, अगर विकर्ण दिया हो तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। बस हो गया आपका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धारा की चाल दिया हुआ है आपका कितना 3 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा ध्यान से। और शांत जल में एक आदमी की तैरने की जो चाल है दोस्तों यह है 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये है शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल है और ये है धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि धारा की प्रवाह की दिशा में, यानी पानी जिधर बह रहा है उधर ही जा रहा है, तो 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह में। तो अनुप्रवाह में क्या होता है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है कि ये दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह में चाल हो जाएगा 3 + 5 किलोमीटर पर आवर। यह हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। इतना के स्पीड से अब तैरेगा वो, क्योंकि अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड उसका बढ़ गया। 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा डिस्टेंस, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल होगा। तो दूरी कितना है दोस्तों, दूरी हो गया 26 किलोमीटर, स्पीड कितना है 8। बस दोस्तों 26 में 8 से डिवाइड कर लीजिए, 13 दूना 26, 4 दूना 8, 13/4। तो 13 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 4 × 12 1 हो जाएगा, यानी 3 सही 1/4। यही दोस्तों आपका समय लगेगा 3 सही 1/4 घंटा। इतने समय में, ठीक है, 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा लिया गया जो समय है दोस्तों वो 3.1/4 घंटा, जो कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।